हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज से हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है एक अमेजिंग सीरीज एंड यू ऑल नो वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलस। आज से शुरू होगी बेटा कैलकुलस, क्योंकि आज हम नींव रखने जा रहे हैं कैलकुलस की। कैलकुलस में यू ऑल नो कि 5 चैप्टर कवर होते हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ये सारे मिलाकर कैलकुलस बनता है। और अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम के अंदर 50% पेपर कैलकुलस से आता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, अगर आप एक्चुअल में 12th क्लास में रिजल्ट लेकर आना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्कोर 100 मार्क्स, इफ यू वांट टू स्कोर 90 प्लस, तो ये जो है कैलकुलस, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिसकी कैलकुलस स्ट्रांग है ना, उसके लिए 100 लाना या 90 प्लस लाना इट्स नॉट अ बिग डील। तो अगर आप लोगों ने स्कोर करना है, इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, देन यू हैव टू लर्न द कैलकुलस। अच्छा, ये कैलकुलस ना एक ऐसा टॉपिक है बच्चे, आपने इसको रट नहीं सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपको इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आप उसको रट लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। और अगर मैं बात करूं कैलकुलस एनसीईआरटी से आती है कि बाहर से आती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे और चाहे वो एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो भी आपसे बाहर के क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको जो कैलकुलस पढ़ाने वाला हूं, दिस इज फ्रॉम असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट से कराऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कैलकुलस के बाहर से आते हैं। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे बाहर से, क्वेश्चंस करेंगे बाहर के, और एनसीईआरटी एज अ होमवर्क कवर करेंगे। और उसमें अगर आपका कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि असाइनमेंट करने के बाद आपको एनसीईआरटी में कोई भी डाउट आएगा, आपकी एनसीईआरटी बहुत इजीली कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कैलकुलस, which covers chapter number 5, chapter number 6, chapter number 7, 8 and 9। और अगेन मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपका 80, आपको ये अंदाजा है कि अब आपका जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और ये एज्यूम करके चलो आपकी 80 में से 40 मार्क्स कैलकुलस के हैं। मतलब इफ यू want to score high, तो आप कैलकुलस को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आधा क्वेश्चन पेपर आपका कैलकुलस से भरा हुआ होगा, सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। तो उसके अंदर आज हम रखने जा रहे हैं नींव, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, एंड चैप्टर नेम इज कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। बच्चे मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि ये जो आप आज सीखने वाले हैं, आप लोगों के लिए कुछ वीकेंड से इट्स नॉट न्यू फॉर यू, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 11th क्लास। 11 में टॉपिक था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बिल्कुल सेम वही चीज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, बशर्त ये है कि वो 11th में था, अब वो इट्स अ बेस। मतलब 11 में बहुत हल्के लेवल पे लिमिट था, हल्के लेवल पे आपका डिफरेंशिएशन था, बट 12th क्लास में हम बहुत हाई लेवल पे करेंगे। तो अगर मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 11th का कुछ नहीं आता, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 11th का मुझे नहीं आता सर, मुझे 12th का समझ नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस। हम पहले 11th का इंट्रोडक्शन करेंगे हल्का फुल्का, देन विल स्टार्ट द 12th। और 11th का कोई इतना खास यूज 12th में नहीं है, 12th में पूरा डिफरेंशिएशन नया है, तो आपको ये समझना होगा बच्चे। देखो टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। कॉन्टिन्यूटी की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, कॉन्टिन्यूटी में एक्सरसाइज कवर होगी एक्सरसाइज नंबर 5.1, जो कि हम एंड में करेंगे। हम इसको अभी स्टार्टिंग नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए चैप्टर स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग बने। तो हम इससे शुरुआत करेंगे, और इससे हमें स्टार्टिंग करनी है। तो इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कवर होंगी सर? इसमें एक्सरसाइज नंबर 5.2 से लेके मिसलिनियस तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन मिलेगा, नथिंग मोर देन दैट। आपको डेरिवेटिव मिलेगा 5.2 से मिसलिनियस तक। तो कॉन्टिन्यूटी की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एंड दैट इज 5.1। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। जरा आराम से समझना बच्चों, रिलैक्स होके। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपका डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो आपके पास fx इज इक्वल टू, आपने 11 में सीखा था, fx इज इक्वल टू अगर आपके पास sin x है तो इसका ग्राफ कैसा होता है? यू ऑल नो द ग्राफ। इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है, यू नो कि यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे π/2 है और here is पाई, यहाँ पे 3π/2 है, here is 2 पाई। तो अगर आप इसका देखेंगे ग्राफ, तो 0 से स्टार्ट होता है, π/2 पे हाईएस्ट होती है। आपको पता है sin π/2 की कितनी वैल्यू होती है बेटा? sin π/2 की वैल्यू होती है, इट्स 1।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूं और यहाँ पे मैं -1 लिख दूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहता है। आप चाहे बोर्ड भर दो, आप पूरी दीवार भर दो, अर्थ भर दो, इट विल नेवर एंड्स, इसका कभी अंत नहीं होगा। ये ग्राफ ऐसे 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 लगातार चलता रहता है। तो अब सोचो मुझे इसकी स्टडी करनी है, आराम से समझना इस चीज को बेटा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? आई वांट टू स्टडी द नेचर ऑफ दिस फंक्शन, मुझे इसके नेचर की स्टडी करनी है। तो एक हिसाब से सोचे आप कि व्हेन द ह्यूमन गोज टू द डॉक्टर, और डॉक्टर को अगर किसी ह्यूमन की बॉडी को स्टडी करना है ये पता लगाने के लिए उस ह्यूमन को क्या बीमारी है, तो आपको लगता है कि वो ऑपरेट करता है सीधा ये पता लगाने के लिए, मतलब ह्यूमन की बॉडी का ऑपरेशन कर दिया और अंदर देख रहा है डॉक्टर की व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी? ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं डॉक्टर्स? दे ऑलवेज टेक द सम, मैं कहूंगा ब्लड टेस्ट करते हैं वो, मतलब दे टेक सम ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, वो उसको चेक करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, जो बीमारी जो भी चीजें उस छोटा सा जो उसने निकाला है ब्लड, जो दिक्कतें वहां अवेलेबल होंगी, जो बीमारी उस आपका जो खून है उसमें होगी, वही सेम आपकी पूरी जो बॉडी है उसमें होगी। सेम इसमें भी हम करते हैं बेटा। आप देख सकते हैं कि इट्स अ ह्यूज बॉडी, मुझे इसकी स्टडी करनी है, वी कैन नॉट स्टडी बिकॉज इट्स अ ह्यूज फंक्शन। तो हम इसमें से हल्का सा पोर्शन या छोटा सा पोर्शन ऑफ द फंक्शन निकाल लेते हैं, और जो छोटा सा पोर्शन हम निकालते हैं स्टडी करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से। तो इन शॉर्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या होता है डेरिवेटिव, तो मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो इट इज द ब्लड टेस्ट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, ये एग्जाम में मत लिख देना, कोई टीचर स्कूल का पूछे मत बोलना, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया तुम्हें कि तुम्हें एक्चुअल में बताओ कि डेरिवेटिव का काम क्या है या डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। स्टडी करने के लिए यूज होता है, किसी भी फंक्शन की आपको स्टडी करनी है तो आप उस फंक्शन की स्टडी करने के लिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूज फंक्शन, उसकी स्टडी नहीं कर सकते, उसका स्मॉल पोर्शन निकालना है, कॉल्ड द डेरिवेटिव, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम dy बाय dx से। अच्छा, अगर आप कहेंगे सर बुक की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो बुक के हिसाब से बता देता हूं मैं आपको। बुक के हिसाब से होता है द रेट ऑफ चेंज इन एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ठीक है, तो अगर बुक की लैंग्वेज से समझना आपने, तो किसी भी फंक्शन में हल्का फुल्का चेंज हो किसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में, तो दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, इट्स अ बुकिश लैंग्वेज, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज द अमेजिंग डेफिनेशन। अगर आप आराम से समझना, बट टीचर को मत बोलना, स्कूल में जाके ये नहीं बतानी डेफिनेशन, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके बाद किसकी, सर इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आई टेल यू द रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बच्चों समझना ध्यान से। इधर रिप्रेजेंटेशन है इसकी कि या तो आप इसको dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड f डैश x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्ड y h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्थ y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव, बट ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो dy बाय dx का करते हैं या f डैश x का करते हैं। बाकी इनका यूज जो होता है वो 5% ही है, और वो भी यूज कब होता है इनका, जब एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में डिमांड हो, वरना हमें इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑलवेज यू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो आयुष इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा, यहां तक तो आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इफ यू वांट टू लर्न दिस चैप्टर बच्चों, यू हैव टू लर्न दी फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज को अच्छे से सीखना पड़ेगा। जिस बच्चे को फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं इस चैप्टर के, मुझे लगता है कि उसके लिए ना एक पड़ाव कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके लिए एक उन्हें नींव अच्छी रख दी। ये फॉर्मूला जितने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपने 11 में पढ़ रखे हैं, आपको उसको याद ही करना पड़ेगा बेटा। तो अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है जब आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, दिस इज द ओनली चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत मजा आता है। मतलब ये चैप्टर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हुए गलती से बोर हो जाए। यू कांट बी बोर विद दिस चैप्टर, इट इज अमेजिंग चैप्टर। तो आप जितना अच्छे से इसको करना चाहते हैं तो उतने अच्छे से आपको फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। तो कुछ मैं एक आधा आपके सामने
एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर्मूले। पहली बात, सारे फॉर्मूलाज मेरी बुक के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं साइड में जितने भी शो हो रहे हैं फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज मेरी बुक में हैं और ये 11th क्लास के फॉर्मूलाज हैं। कुछ एंड के फॉर्मूलाज जो हैं वो 12th क्लास के इनवर्स वाले, वो आप याद कर लेना, बाकी ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज आपके 11 में ऑलरेडी अवेलेबल रहे हैं। तो एक तो मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, एक हमने 11 में फॉर्मूला सीखा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर है। यू ऑल नो एक्स की पावर एन को हम लिख सकते हैं एन एक्स एन माइनस। अब समझना पड़ेगा, तो फॉर्मूला ना खाली रटने नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि एक्स की पावर एन होनी चाहिए, एन मतलब कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाता है और उसकी पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास है डी अपॉन डी एफ एक्स की पावर 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। अगर x की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, जो पावर है उससे कम हो जाएगा, इंस्टेंट कम हो जाएगा। अगर हमारे पास होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर, तो यहां पे जो पावर है आपकी 3/2 वो आगे आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2, x की पावर 1/2। आई विश आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर साइन अल्फा हो जाए। अब एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, x को छोड़कर एंड y को छोड़कर एवरी अल्फाबेट एंड सिंबल इज अ कांस्टेंट फॉर यू। सब कुछ तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। मैं आपको बता दूं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं बेटा, मेरे फॉर्मूला में लिखा हुआ है द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। बच्चे के दिमाग में एक सवाल घूमता है कि सर कांस्टेंट क्या? x को छोड़कर y को छोड़कर एवरीथिंग इज कांस्टेंट फॉर यू, चाहे वो अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी हो, चाहे वो 1 2 3 4 से लेके काउंटिंग्स अवेलेबल हो, वो सब तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। और कांस्टेंट अगर अकेला है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, डोंट फॉरगेट दिस। तो एक हिसाब से मैंने आपसे क्या बोला, x की बार n का मतलब है x की बार कांस्टेंट का होना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे x की पावर क्या है, साइन अल्फा। साइन अल्फा कांस्टेंट है, रीजन बिहाइंड क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है। तो इफ द साइन अल्फा इज कांस्टेंट, x नीचे दे रखा है, यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज साइन अल्फा x की पावर साइन अल्फा माइनस 1। तो इट्स अ बेस। ये थोड़ा ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, मुझे पता हो सकता है आपको ये चीजें आती भी हो, बट ये आपको रिफ्रेश करना जरूरी है। अदरवाइज चैप्टर को जब हम हाई लेवल पे लेके जाएंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें दिक्कत क्रिएट करेंगी। तो इसलिए इसको क्लियर कर लो, कोई बात नहीं, आता है तब भी देख लो इसको। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कांस्टेंट अगर अकेला तो जीरो, बट अगर कांस्टेंट के साथ कुछ इनटू में आ जाए, और इनटू में बेसिकली क्या आ जाए, एक्स का फंक्शन आ जाए, समझो इस चीज को। कांस्टेंट अगर अकेला तो उसका डेरिवेटिव जीरो फॉर श्योर, बट अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स अगर मल्टीप्लाई में होगा तो वहां पर कांस्टेंट को आप जीरो नहीं कर सकते, तो वहां पे कांस्टेंट को आपको एज इट इज रोकना पड़ेगा मेरे बच्चों। मतलब कांस्टेंट यहां पे एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ एक्स का। तो ये विश आपको समझ में आ रहा होगा कि कांस्टेंट अगर इनटू में है तो कांस्टेंट को फिर हम जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के सामने, देखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया क्वेश्चन y इज इक्वल टू 7 इंटू में साइन एक्स, राइट। अब 7 भी है और इंटू में साइन एक्स भी है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने जब dy/dx निकाला तो 7 इज अ कांस्टेंट, अब मुझे रोकना पड़ेगा, तो 7 विल स्टे देयर और जो साइन एक्स है उसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है cos x। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। छोटी छोटी बातें हैं, बतानी जरूरी है, आगे काम आएंगी, आप लोगों को दिक्कत होगी वरना। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा होता कि मेरे पास दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, या तो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, दो फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ एक्स हो, एक्स होना जरूरी है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। अल्फा बीटा से फंक्शन नहीं बनता, ए बी सी डी ई एफ जी से फंक्शन नहीं बनता, फंक्शन या तो एक्स से बनता है या वाई से बनता है। दिमाग में बिठा लो इस चीज को। तो अब यहां पे आप करोगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, राइट। तो आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, मतलब दो फंक्शन अगर एडिशन में तो एडिशन में आपको उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन में एक एक करके आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत इजी एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे पता है आप लोग सारे स्मार्ट हो, सारे होशियार हो, बट शुरुआत हल्की करो क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है, नींव पक्की रखनी बहुत जरूरी है।
अब समझो इस चीज को, y इज इक्वल टू, मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपका x की पावर 7 माइनस 7 log x प्लस 8। एक छोटा सा मैंने आपके सामने क्वेश्चन ले लिया, 11th क्लास में यू हैव ऑलरेडी डन इट, आई नो इट, बट फिर भी कराना जरूरी है क्योंकि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना मुझे तुम्हारा। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर 7 का हो जाएगा 7x6, 7x6 कैसे, x की पावर n का n x n माइनस 1 माइनस 7 log x का कितना हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, तो 1 अपॉन x, क्योंकि 7 इज अ कांस्टेंट, हम रोक लिया, और log x का। अब क्योंकि एडिशन में एक और फंक्शन उसको भी करना पड़ेगा, 8 क्योंकि अकेला है, 8 के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इफ द कांस्टेंट इज अलोन देन इट विल बी 0 100%, देन इट हैज टू बी 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 7x6 माइनस 7 अपॉन x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई विश आप लोगों को जो बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की ही प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल की, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी 12th क्लास। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा प्रोडक्ट रूल, विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 11th क्लास में, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इट्स अ प्रोडक्ट रूल। क्या है इसको समझो बेटा, ये कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, fx इंटू जी एक्स होगा, दो फंक्शन इंटू में होंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन आप ऐसे करेंगे, एक को रोक के दूसरे का, आपने fx को रोका तो आपने gx का किया, प्लस हमेशा एडिशन बीच में आएगा, और फिर आपने gx को रोका, डिफरेंशिएशन ऑफ fx का किया। मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ये रूल अप्लाई कब होगा, व्हेन द टू फंक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, देन वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखो ध्यान रखना, मैंने अभी जो बताया था थोड़ी देर पहले, वो एक कांस्टेंट था, एक फंक्शन था, बच्चे उसमें भी लगाने लगते हैं प्रोडक्ट रूल। यू नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, क्योंकि कांस्टेंट मतलब के एफ एक्स होगा तो देयर इज नो प्रोडक्ट रूल। कब प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन एक्स की टर्म में मल्टीप्लाई में होंगे, देन वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे दो फंक्शन इंटू में है, यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। हाउ कैन वी अप्लाई, पहले को रोका दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे को रोका पहले का डेरिवेटिव। वी हैव टू टेक द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, जैसे आपको मल्टीप्लाई में देखा, यू नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। हाउ कैन वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, जस्ट लिसन बेटा, डिफरेंशिएट। अब देखो बच्चों की तरह मत लिखना, हमारे बच्चे इतने सीधे होते हैं, वो 11th क्लास की तरह लिख लेते हैं, एक्स की पावर 7 डिफरेंशिएशन। यू डोंट नीड टू राइट, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई, यू जस्ट नीड टू फाइंड द आंसर। तो आपने सिर्फ आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। और ये चीज लिखने की जरूरत है कि जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं दिखाना जरूरी है। तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का ही क्या दे रखा है, हमें वेरिएबल दे रखा है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 7 को रोका, साइन एक्स का करूंगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, राइट, प्लस साइन एक्स को रोका, एक्स की पावर 7 का करूंगा तो मैंने क्या बोला बच्चे, x की पावर n, 7x6। यू हैव टू अरेंज इट, अरेंज कर लो, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन कितना आ रहा है, x की पावर 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x cos x प्लस 7 sin x, एंड इट इज योर फाइनल आंसर। ये दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। कितना इजी रूल है आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के सामने, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन रूल की। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन ले लिया, माइनस का 6x की पावर -5 इंटू में log x, राइट। अब ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो खैर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि इट्स अ बेस, बट फिर भी हल्का फुल्का सा है कि बच्चे इसमें कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। तो अगेन आपने देखा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, साथ में कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स माइनस 6 को रोका आपने, क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर कर दो उसे। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक को रोक के एक का आपने डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो x की पावर -5 को रोक लो, log x का डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर प्लस आएगा log x को रोक लो, x की पावर माइनस का 5 का करोगे -5, x की पावर -6, n x n -1 करना जरूरी है। नाउ जो कॉमन आ रहा है यू हैव टू टेक कॉमन। यहां से अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि
इन दोनों को अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो x की पावर -6 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर -6 है, दैट विल बी कॉमन, तो -6 x की पावर -6, अंदर यहाँ क्या बचेगा, ऑब्वियसली 1, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5 log x, तो 1, एंड दिस इज गोना बी योर फाइनल आंसर। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। वो कब अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन इनटू में होते हैं। अच्छा, एक और रूल मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसका यूज वैसे बहुत रेयर होगा बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये भी यूज हो जाएगा। आज खाली हम इंट्रोडक्शन ही रखेंगे, मतलब वी विल डू द बेसिक्स। हम सिर्फ 11th क्लास का बेसिक्स करेंगे। जो अगला लेक्चर है दैट विल बी द चेन रूल ऑफ 12th क्लास। ध्यान रखना इस चीज को। तो एक्सटेंडेड क्या होता है प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी डब्ल्यू। अब यू वी डब्ल्यू आर नॉट द कांस्टेंट टर्म, इसको कांस्टेंट मत मान लेना आप। यू वी डब्ल्यू मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि इस बार 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं होंगे, इस बार 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। और अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो भी आपके पास क्या होता है, यू हैव द प्रोडक्ट रूल। एंड हाउ कैन वी अप्लाई दिस रूल, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपने ऐसे करना होता है, जैसे कि 2 फंक्शन को रोक लो, कोई भी 2 रोक लो, वो आपकी इच्छा है। मैंने u एंड v को रोका तो w का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस u और w को रोका तो v का डेरिवेटिव कर दिया, v w को रोका तो u का डेरिवेटिव कर दिया। कहने का मकसद ये है कि अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो एक एक करके हर किसी का डेरिवेटिव आपने करना है, और जब जिसका डेरिवेटिव करेंगे बाकी 2 फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। एक क्वेश्चन मैं इस पे भी बेस्ड ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने सपोज ले लिया x2 cos x log x, राइट। कितने फंक्शन मल्टीप्लाई में, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई। वी नीड टू अप्लाई द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। हाउ कैन वी अप्लाई, बड़ा सिंपल है, dy अपॉन dx। भाई देखो मैंने क्या बोला, इसको u मान लो, v मान लो, w मान लो। पहले 2 को रोकना है, u और v को रोकना है। मतलब मैंने x स्क्वायर को रोका, cos x को रोका तो log x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। प्लस अब x स्क्वायर को रोक लिया, log x को रोक लिया तो cos x का करना पड़ेगा, मतलब v का करना पड़ेगा, दैट इज माइनस का sin x हो जाएगा। फिर एडिशन, अब ये कौन कौन रुकेगा, v एंड w रुकेगा, मतलब सेकेंड एंड थर्ड रुकेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। मतलब cos x को रोका, log x को रोका और x स्क्वायर का 2x। यू नीड टू अरेंज इट। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा x cos x माइनस का x स्क्वायर sin x log x प्लस का 2x cos x log x। एंड दैट्स योर आंसर। कुछ कॉमन तो यहां नजर आ नहीं रहा। इफ यू वांट टू टेक तो x कॉमन आ सकता है, वो आप ले लेना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल। अब एक क्वेश्चन रूल की और बात कर लेते हैं। तो इट्स अ बेस आपका क्लियर हो जाएगा ऑफ 11th क्लास। देन वी विल कवर कॉन्फिडेंटली द 12th क्लास। 12th क्लास में आपको फिर मजा आएगा अगर आपका 11th का बेस क्लियर होगा। तो we are going to start the question rule of 11th class। इस पे बेस भी क्वेश्चन आपने 11 में बहुत किए हैं। रूल अप्लाई कब होता है, नीड टू नो द रीजन। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज है बेटा। एट लास्ट बच्चे को कंफ्यूजन ये होती है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी एक्सरसाइज यहाँ लग रही है, कौन सा रूल यहाँ लगेगा। तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आई विल गिव द रीजन फॉर यू। आपको बस उस रीजन को दिमाग में रखना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको रीजन दे रहा हूँ कि आपको पता है कि 2 फंक्शन जब अपॉन में होंगे तो यू हैव टू अप्लाई द क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल अप्लाई कब होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है। एज सिंपल एज दैट। और देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल में आगे पीछे हो सकता है, मतलब पहले एफ की जगह आप जी रोक लो, फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे पहले आपने जी को ही रोकना है, बाद में एफ को रोकना है। एंड द रीजन बिहाइंड, बिकॉज देयर इज सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट दिस। अब इस पे बेस मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। सपोज मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 1 एक्स की पावर 5। इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको रूल समझ में आ जाए। उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। डोंट वरी यार, एक ही वीडियो में लेवल नहीं बढ़ेगा, लेवल इतना बढ़ जाएगा तुम्हारा कि तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। बट बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, बेस बनाओ पहले, फिर लेवल का सोचेंगे कि हमें लेवल का रखना है क्वेश्चंस का। तो फिलहाल अभी यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको डिफरेंशिएट करना है नीचे वाले फंक्शन का, ऑब्वियसली स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, तो x की पावर 5 का कितना होगा 5x4, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। फिर बीच में हमेशा क्या आता है सब्ट्रैक्शन, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 5x4, राइट। तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यू हैव टू टेक कॉमन, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है बेटा 5x4, तो अंदर क्या बचेगा x की पावर 5 माइनस 1 माइनस x की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। सो यू विल सी माइनस का 10 x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोना बी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन टूल का एक रूल है कि कभी भी अपॉन वाले स्क्वायर को आप कभी नहीं खोलेंगे, अपॉन वाला स्क्वायर हमेशा एज इट इज रहेगा। तो बेटा ये था इस चैप्टर का बेस। आपने क्या करना है, एक दो क्वेश्चन खुद से क्रिएट करने हैं, 11th क्लास के 2-4 क्वेश्चन लगा लेना ऑफ द प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल, फॉर्मूले सारे लर्न कर लेना इफ यू वांट टू। मैं बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर अच्छे से करना है, फॉर्मूले सारे लर्न करो। तो इस लेक्चर के बाद 2 ही काम करने हैं आपने, एक तो जितने फॉर्मूलाज हैं 26-27 वो सारे लर्न कर लो, प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल को टिप्स पे ले आओ, और उसके बाद स्टार्ट करो 12th क्लास जो कि नेक्स्ट क्लास से शुरू होगी, जिसमें हम कवर करेंगे चेन रूल, जिसपे बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 5.2 एंड 5.4। ऑल द बेस्ट बच्चों। इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि ये चैप्टर इस कैलकुलस का बेस है, नींव अच्छी रख लो, क्योंकि अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो चैप्टर 6 इजी लगेगा, और 6 क्लियर हो गया तो 7 इजी लगेगा। तो नींव अच्छी रखनी बहुत जरूरी है, ताकि आपके बाकी के बचे हुए चैप्टर ऑफ कैलकुलस बहुत स्ट्रांग हो।